वेलकम टू मलुका आईएएस। हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं जिसमें हम लोग पॉलिटी को कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जीएस का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, पहला पेपर जो है अभी लास्ट मोमेंट में प्रॉपर रिवाइज हो जाए, है ना। सभी सब्जेक्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पोर्शन है वो आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए, उसको ध्यान में रखकर इस सीरीज को डिजाइन किया गया है। और अभी हम लोग पॉलिटी की तरफ कर रहे हैं तैयारी, और पॉलिटी के बाद जैसे ही खत्म हो जाएगा पॉलिटी, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री को शुरू करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं। आज हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं, एक तो हम लोग देखेंगे पंचायती राज के बारे में, है ना, पंचायती राज के बारे में चीजें समझेंगे। और दूसरा हम लोग देखेंगे जो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं और जनजातीय जो क्षेत्र हैं उसको लेकर क्या प्रावधान है, यूपीएससी का फेवरेट जोन है। ये दोनों ही टॉपिक जो हैं यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले पंचायती राज को लेकर देखो, 2-3 तरह के सवाल बनते हैं इसमें। एक, कौन कौन सी समितियां गठित की गई, उन्होंने क्या सिफारिश की, बस एक लाइन में पता होना चाहिए कि कौन सी समिति जो है उनका सीक्वेंस क्या है और उन्होंने सिफारिश क्या की। दूसरा, जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया, उसके अंदर अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधान कौन से थे, इस पर बहुत बार सवाल यूपीएससी पूछ चुका है ना, चीजों को लेकर कि कहां पर है। और कुछ और चीजें भी हैं, जैसे ग्राम सभा को लेकर बार बार बहुत बार रिपीटेड सवाल पूछा गया है। इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन कौन सी समितियां हैं, है ना। सबसे पहले ध्यान में रहनी चाहिए, एक तो है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय समिति। ठीक है, बलवंत राय जो समिति है ये आपको याद होगा आजादी के बाद गठित की गई थी, और इसने कहा था कि 3 स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सिफारिश किया। तो पहली समिति याद रखेंगे बलवंत राय समिति। दूसरी समिति आप लोग देखेंगे तो अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता जो समिति है इसने ये बोला कि नहीं नहीं, 3 स्तरीय सही नहीं है, द्विस्तरीय जो है वो होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने 3 स्तरीय, जैसे ग्राम सभा वगैरह पंचायतों को लेकर, फिर नगरीय स्तर पर और जिला के स्तर पर इन्होंने 3 स्तर पर किया, उन्होंने द्विस्तरीय बात की। तीसरा जो है कहीं ना कहीं पर अगर आप लोग देखेंगे, जो आपकी समिति है जीवी के राव समिति, है ना, इसको भी यहां पर देख ली, नोट कर लीजिएगा भाई। जीवी के राव जो समिति है, इन्होंने ये बोला कि जिला परिषद को थोड़ा सा महत्वता दो, है ना, जिला परिषद को ज्यादा प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए स्थानीय शासन में, तो इन्होंने ये सिफारिश कर दी। और लास्ट में आती है आपकी एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी। ठीक है, इस समिति ने ये बोला कि अब जो है बहुत हुआ खेल, अब संवैधानिक मान्यता दे दो इनको। ठीक है, संवैधानिक मान्यता दे दो। तो ये अगर 4 समिति आप लोग याद रख लेंगे, इनका सीक्वेंस याद रख लेंगे, सबसे पहले कौन सी है, जैसे आप लोगों को मैंने अभी बताया, बलवंत राय समिति है, फिर अशोक मेहता समिति है, फिर जीवी के राव समिति है और एल.एम. सिंघवी समिति है। सीक्वेंस याद रखना है और इन्होंने क्या क्या सिफारिश की है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का यहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये याद में रखना जरूरी है। दूसरा आप जल्दी से देखते हैं, देखो भाई, सबसे पहले आपको पता है कि ग्राम सभा, समझ लो इसको, यूपीएससी क्वेश्चन बार बार ये पूछता है कि ग्राम सभा में सदस्य कौन होते हैं, है ना। ग्राम सभा में सदस्य क्या गांव के क्षेत्र में जो दायरा है, जितने गांव आते हैं ग्राम सभा के जोन में, उनमें रहने वाले सभी लोग सदस्य होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग मतदान के लिए नामांकित हैं, है ना, जिनके पास पहचान पत्र है, आईडी प्रूफ है, जो मतदान करते हैं, पंजीकृत हैं जो लोग मतदान के लिए, वही लोग ग्राम सभा के सदस्य होंगे। इस चीज को याद कर दीजिए, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बेसिक फीचर है बट पता होना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, जहां पर 20 लाख का, अब आपको पता, मैंने बताया कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है, तो ये तो आप लोगों को याद होगा, है ना। ये पंचायतों से संबंधित है, ये नगर पालिका से संबंधित है, दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। 11वीं अनुसूची इससे जुड़ी हुई है और 12वीं अनुसूची इससे जुड़ी हुई है, ये डिफरेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर आप देखिए, अगर मान लीजिए किसी मतलब शहर की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, तो फिर वो जो मिडिल वाला जो एरिया है, जो आपका निचला स्तर, माध्यमिक स्तर है, उसको अवॉइड कर सकता है ना। माध्यमिक स्तर पर पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है उसको, तो उसके लिए 2 स्तर ही काफी हैं। तो 20 लाख, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद होना चाहिए। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं, देखो भाई, जो 3 स्तर है ना, प्रावधान ये किया गया है, 3 स्तरों में जो सभी सदस्य हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, 3 स्तरों में जितने भी सदस्य हैं, सबका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। यहां पर डिफरेंस समझ लेना एकदम क्लियर कट, ताकि चीजें आपको क्लियर हो। जो सभी सीटों के लिए चुनाव है वो प्रत्यक्ष तरीके से होगा, ठीक है। बट अगर हम लोग देखें कि प्रमुख जो होता है तीनों सीटों में, है ना,
उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपका माध्यमिक स्तर है और जो आपका जिले का स्तर है ना, माध्यमिक स्तर जो है और जो आपका जिले का स्तर है, इसका जो प्रमुख होगा, जो ये प्रत्यक्ष सदस्य चुने गए हैं, यही आपस में अप्रत्यक्ष तरीके से अपने में से ही किसी एक प्रमुख को चुन लेंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? इनका चुनाव तो प्रत्यक्ष तरीके से होगा, बट अपने में से किसी प्रमुख को अप्रत्यक्ष तरीके से चुन लेंगे, ये समझिए। बट ये मैंने कहां बात की, माध्यमिक और जिला स्तर पर। बट अगर गांव के स्तर पर आप लोग देखें तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं ना कि पंचायत में सरपंच वगैरह का चुनाव होता है तो आप लोग देखते हैं प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, अमूमन यही होता है। बट लिखा क्या गया है संविधान में, यह डिपेंड किस पे करेगा, जो इसका प्रमुख है, जो गांव का प्रमुख जो होगा, ठीक है, सीटें तो वहां पर भी प्रत्यक्ष तरीके से चुनी जाएंगी, बट उसके प्रमुख का जो चुनाव होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित विधि अनुसार। ठीक है, राज्य विधानमंडल जिस विधि को निर्धारित करेगा उस रीति से कहीं ना कहीं पर इस प्रमुख का चुनाव होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका पहला जो कहीं ना कहीं पर आप लोग भूल सकते थे, इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर अच्छे से बता दिया। अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि कौन से स्वैच्छिक प्रावधान हैं और कौन से अनिवार्य प्रावधान हैं। मतलब समझ लीजिए, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, देखो जब संशोधन अधिनियम पारित किया गया था तब कहा गया था कि कुछ कुछ चीजें जो है ना अनिवार्य रूप से करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो ये स्थानीय स्वशासन के लिए किया गया है, विकेंद्रीकरण के लिए। जल्दी से एक लाइन में समझा देता हूं। देखिए, विकेंद्रीकरण क्या होता है, सत्ता का केंद्रीकरण, मतलब केंद्र के स्तर पर शक्तियों का केंद्रीकरण है ना, राज्य के स्तर पर है, बट धरातल पर भी तो होना चाहिए। ठीक है, धरातल पर भी तो कुछ लोग होने चाहिए जिनके पास शक्तियां हों, कानून बनाने की, कुछ चीजों को लागू करने की, कुछ नियमों को बनाने की, है ना। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए स्थानीय स्वशासन पद्धति को अपनाया गया था। और अब देखिए, जब मैं ये कह रहा हूं कि ये विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए, तो अधिनियम पारित किया गया संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, और इसमें यह कहा गया कि कुछ तो स्वैच्छिक प्रावधान है कि आपकी मर्जी है राज्य सरकारों की, वो करें या ना करें, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, विवेक पर डिपेंड करता है उनके, बट कुछ अनिवार्य चीजें करनी होगी। बस वो समझ लो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अनिवार्य हैं। ठीक है, अनिवार्य प्रावधान कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फैक्ट बार बार पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले ग्राम सभा का जो आपको गठन करना है वो अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। दूसरा, जो मैंने आप लोगों को बताया कि सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव करना पड़ेगा, तीनों ही स्तरों पर। ठीक है, सभी सीटों का प्रत्यक्ष चुनाव करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप लोग देखेंगे तो एससी एसटी के लिए जो सीटों का आरक्षण है, ठीक है, सीटों का जो आरक्षण है वो भी अनिवार्य प्रावधान के तहत आता है। अगर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का जो आरक्षण है, अच्छा एक चीज डिफरेंस समझ लीजिएगा भाई, यहां पर एससी एसटी के लिए जो आरक्षण है ना सीटों का, वो अगर आप लोग देखेंगे तो जनसंख्या के आधार पर है, बट यहां पर महिलाओं के लिए अगर देखेंगे तो 1/3 फिक्स कर दिया गया। ठीक है, 1/3 जो है 1/3 आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, ये आप देखेंगे अनिवार्य प्रावधान है। यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है, ठीक है, राज्य का जो निर्वाचन आयोग का गठन, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव भी आयोजित करता है, राष्ट्रपति का चुनाव भी करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराता है। ठीक है, याद रखिएगा डिफरेंस, विधानसभाओं का चुनाव जो है भारत का निर्वाचन आयोग करता है, बट राज्य का निर्वाचन आयोग क्या करता है, पंचायत के जो चुनाव होते हैं नगर पालिका के और स्थानीय स्तर के, वो कौन आयोजित करता है, भारत का राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इसका गठन करना पड़ेगा, ये भी अनिवार्य प्रावधान के तहत रखा गया। उसके अलावा राज्य का जो वित्त आयोग बनाया गया, जो इसके बारे में सिफारिश करेगा कि स्थानीय स्वशासन वाले जो क्षेत्र हैं पंचायतों वगैरह को कितनी वित्तीय शक्तियां देनी चाहिए या कितना इनको आवंटन करना चाहिए, उसके लिए वित्त आयोग का भी गठन होना चाहिए, है ना। वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग की मैं बात कर रहा हूं, फाइनेंस कमीशन राज्य के लिए, है ना। ये सब प्रावधान अगर आप लोग देखेंगे तो ये कौन से प्रावधान है, ये अनिवार्य प्रावधान है ना। तो फिर स्वैच्छिक प्रावधान कौन से हैं, जल्दी से वो भी समझ लेते हैं कि स्वैच्छिक प्रावधान कौन से हैं। देखिए, स्वैच्छिक प्रावधान के तहत अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो आपका ओबीसी के लिए आरक्षण है, ठीक है, ओबीसी को आरक्षण देना है या नहीं देना है, ये राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है कि उनको आरक्षण दें या ना दें। दूसरा, दोनों जो उस क्षेत्र में राज्य विधानसभा के प्रतिनिधित्वों को, जो प्रतिनिधित्व हैं, प्रतिनिधि जो लोग हैं, उनको उसमें शामिल करना है या नहीं करना है पंचायतों में, उसका भी डिपेंड किस पे करता है, राज्य सरकारों पर। तो ये भी स्वैच्छिक एक प्रावधान है। तीसरा, वित्तीय अधिकार, जो कि ये कहीं ना कहीं पर कमी भी है, वित्तीय अधिकार कितने देने हैं पंचायतों को, ये भी किस पे डिपेंड करता है, स्वैच्छिक है।
तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है ना, वित्तीय अधिकार उनको मिल नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे। पंचायतों को लेके ओवरऑल यही कहानी थी, इसमें ही सवाल पूछा गया है, आप लोगों को इसको डायरेक्शन को ध्यान में रखकर इस चैप्टर को रिवाइज करना है। जल्दी से जो आपका अनुसूचित क्षेत्र वाली कहानी है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसको लेकर संविधान में क्या प्रावधान है, आप लोग अगर समझेंगे, बहुत बार यूपीएससी ने, इस बार भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। एक है आपकी 5वीं अनुसूची, एक है आपकी 6th शेड्यूल जो है 6ठी अनुसूची, ठीक है। इसके अंदर बहुत अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए, बार बार सवाल पूछता है यूपीएससी, बार बार, ठीक है। जल्दी से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो ये वाला तो आपको पता होगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों के लिए प्रावधान किसमें है, 6ठी अनुसूची में। इसके अलावा जो जनजातीय क्षेत्र है उसका प्रावधान 5वीं में। तो ये तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए भाई। यूपीएससी एस्पिरेंट से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ होगा, बट फिर भी रिवाइज करवा रहा हूं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों को लेकर प्रावधान इसमें है। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे 5वीं अनुसूची में, तो आप लोगों को बाकी जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रावधान उसको लेकर किसमें है, इसमें है। दूसरा यहां पर समझिए कि जो जनजातीय सलाहकार परिषद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टीएसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा है यूपीएससी ने, किसमें है, 6th शेड्यूल में है या 5वीं में, ये 5वीं में है, ठीक है। जो क्षेत्र इसमें आएंगे उसमें एक जनजातीय सलाहकार परिषद गठित की जाएगी, जिसमें कहीं ना कहीं पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो है सदस्य चुनकर आते हैं, है ना। अगर आप लोग देखेंगे तो राज्य विधानसभा से सदस्य होते हैं इसमें, और जो है बाकी जो है गवर्नर भी उसके लिए आरक्षित करता है ना। तो ये चीजें अगर आप लोग देखेंगे इसके मामले में जो जनजातियों को लेकर, अगर मेन पॉइंट ये है कि जनजातीय सलाहकार परिषद आप लोगों को याद रखनी है किसके तहत गठित की जाती है ना। और जनरली आप सोचिए इसका काम क्या होगा, जनजातीय सलाहकार ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, तो उस क्षेत्र में कैसे गवर्न करना है चीजों को लेकर वो देखेंगे ना ये लोग, है ना। तो इसको लेकर थोड़ा सा समझना है। दूसरा यहां पर समझिए, यहां पर स्वशासी जिले का कॉन्सेप्ट है। यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्वशासी जिले, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट किसके अंदर है, ये है। स्वशासी परिषद बनती है, काउंसिल बनती है ऑटोनोमस, ये किसके अंदर बनती है, ये आपका ये जो क्षेत्र है 6ठी अनुसूची के तहत बनती है, ठीक है। इसमें लगभग 30 सदस्य के आसपास होते हैं, और अगर आप देखेंगे तो 26 सदस्य जो हैं वो चुनकर आते हैं इसमें, और 4 सदस्यों को कहीं ना कहीं पर गवर्नर अपनी तरफ से नामित करता है, ठीक है। तो ये स्वशासी, और ये क्या करेगी, उस क्षेत्र में कानून बनाने को लेकर कौन कौन सी विधियां जो बनाई जा सकती हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो पेशा का अधिनियम है ना, पंचायतों को लेकर मैं आप लोगों को एक बार एक चीज और शायद भूल गया। देखो पेशा का जो अधिनियम है वो क्या है, पंचायतों का जो क्षेत्र, जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है वो 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होता है, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में। तो उसका विस्तार करने के लिए स्थानीय स्वशासन का इस अधिनियम को पारित किया गया, और यूपीएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन ये था कि इसके अंदर सबसे ज्यादा पावर किसको दी गई है, तो ग्राम सभा को दी गई है, ठीक है। ग्राम सभा, लोकल लोग है ना, वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से यहाँ के जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करना है ना, राइट्स को लेकर वहां पर वो लोग, उन लोगों की राय बहुत मैटर करती है ना। तो ग्राम सभा को पावर दी गई है पेशा में। पता पूछ ले क्या होता है पेशा, तो पंचायत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में। और ये जो मैंने आपको बताया कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के अंदर क्या डिफरेंस है, बस मेन इस पे फोकस कर लीजिएगा, जनजातीय सलाहकार परिषद और स्वशासी जिला, ठीक है। इसको लेकर सदस्य वगैरह तो शायद ना भी पूछे यूपीएससी, बट ये पता होना चाहिए कि जनजातीय सलाहकार परिषद और स्वशासी जिले का कॉन्सेप्ट किसके किसके तहत है, ठीक है। और अगर आप लोग देखेंगे इसमें गवर्नर जो है, मतलब ये 6th शेड्यूल में अगर आप लोग कहानी देखेंगे, इसमें हाई कोर्ट का जो है क्षेत्राधिकार क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर, है ना, राज्यपाल डिसाइड करेगा कि हाई कोर्ट का क्या होगा। एक चीज और फैक्टर कंफ्यूजन वाली हो सकती है, समझ लो, ये जो स्वशासी जिले का, जैसे मैंने बोला कानून बनाएगी, ये राज्य विधायिका से बाहर नहीं है, ठीक है, राज्य विधानमंडल के तहत ही है, उसके अधीन ही रहेगी ये बॉडी। तो इसको समझ लेना है। हो सकता है यहां पर कंफ्यूजन हो आप लोगों को कि क्या ये अलग से बना दी गई है, नहीं नहीं नहीं, इसका कंट्रोल जो है राज्य विधायिका के तहत ही रहेगा, ठीक है। तो उसके अंतर्गत इस निकाय को बनाया गया है। तो इन ये जो एरियाज हैं इन पर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, और किस तरह से क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।